नमस्ते। आज करेंगे हम यूपी पीजीटी का प्रवक्ता चयन परीक्षा 2016 का प्रश्न पत्र। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, सब इसका सॉल्यूशन व्याख्या सहित। तो स्टार्ट करते हैं। टीजीटी की परीक्षा आपकी जुलाई में होगी, 21 और 22 जुलाई को। पीजीटी की 18 जून और 19 जून को आपका एग्जाम है। तो एक बार यूपी पीजीटी का पेपर जरूर देखें, पीवाईक्यू, जिससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, साहस या उत्साह? तो वीर रस का आंसर होगा उत्साह। वीर रस की व्याख्या, वीर रस उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाववादी के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणित हो जाता है, तब वही वीर रस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भवकता राणा था, मानव सर्पों में गरुड़ पड़ा। तो यानी कि राणा किसके उसमें है? तो युद्ध और वीरता से इसमें इसका वर्णन किया गया है, राणा जी का। तो इसमें होगा उत्साह, वीर रस का उत्साह स्थायी भाव। नेक्स्ट है, तुलसी रघुवर प्रिय श्रम जानी, बैठी विलम लो कंटंक काढ़े, जानकी नाको ने लखियो, पुलकी तनवारी विलोचन बाड़े। इसमें इन पंक्तियों में बताना कौन सा रस है। करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस और विभत्स रस। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 2, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और श्रृंगार रस का संबंध है नायक नायिका, नायक नायिका से संबंधित होता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। व्याख्या, यहाँ पे पंक्ति में रस श्रृंगार रस के भेद वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, अर्थात नायक और नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन। जब नायक और नायिका का प्रेम संबंधी वर्णन परिपक्वावस्था को श्रृंगार रस कहते हैं, यानी कि दोनों का प्रेम परिपक्व हो जाता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, जैसे संयोग श्रृंगार, यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका का संयोगावस्था का वर्णन होता है, यानी कि संयोग का अर्थ होता है मिलन। जब नायक और नायिका दोनों आपस में मिलते हैं, जैसे उदाहरण दिया है, कहू बाग तड़ाक तरंगणी, तीर तमाल की छाविलो की भली, घटी इस बैठती है सुख पाप बिछाए, तहाँ कुछ काल थली, मग को श्रम श्रीपति पूरी करे सिए को, शुभ कंकल अचल से, श्रम तेऊ हरे तिनको, कही केशव अचल चारु द्रंग चलसो। तो यहाँ पे ये संयोग श्रृंगार का दिया गया, जैसा कि संयोग श्रृंगार का अर्थ है मिलन, यानी कि एक नायक तो कानपुर में रह रहा है और दूसरा इलाहाबाद में, तब वे दोनों आपस में मिलते हैं तो उस मिलन को संयोग का वर्णन किया जाता है। निम्नलिखित में से गीति का छंद का उदाहरण है। ऑप्शन ए, दिवस का अवसान समीपता, तारे डूबे तल टल गया छा गई व्योम लाली, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, मिली मैं स्वामी से कह सकी क्या संभल के। तो गीति का छंद में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3,
हे प्रभु। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। गीति का छंद एक क्या है? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 12 की यति में 26 मात्राएं होती है। यानी कि जो गीति का छंद है उसमें कुल कितनी मात्राएं होती है? 26। 14 और 12 की यति पे 26 मात्राएं होती है। पदांत में लघु गुरु होना अनिवार्य है और इसके हर चरण की तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्राएं हमेशा लघु होती है। यानी कि जो इसका चरण दिया गया है उसका तीसरा, 10वां और 24वां, 17वीं, इन पर क्या होती है? हमेशा लघु मात्रा होती है। ये इस छंद की क्या है? पहचान है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को और सेकंड को सुमेलित करना है। श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत। दूसरी तरफ इनकी परिभाषाएं दी गई है। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, एक टू। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना हो, बी में 1। अतिशयोक्ति का वर्णन होता है जहां किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो। दृष्टांत में उपमेय और उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप से चित्रित किया गया है। तो इसमें कूट बनेगा हमारा ए में 2, बी में 1, ऑप्शन सी। यहाँ पे परिभाषा दी गई है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना अथवा संयोग। जहाँ एक साथ उसके अर्थ चिपके रहते हैं वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोनी घात, मानो नील मन सैल पर आतप परियो प्रभात। सबसे जरूरी पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार में पहचान है मानो मनहु जानो जनहु। मानो मनहु जानो जनहु। तो जिस भी पंक्ति में, जिस भी दोहे में ये आ जाए 4 वर्ड, तो इनसे आप पहचान लीजिए कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार है जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता हो, लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर भाग। यानी कि इसमें कहना है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और वहां पे लंका सारी जल गई बिना आग की। दृष्टांत, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म के बिंब और प्रतिबिंब भाव को प्रदर्शित किया जाता है किंतु वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण है, पंगी प्रेम नंद लाला के हमें न भावत भोग, मधुप राम पद पाए के भीख न मांगत लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है? समय की, स्थान की, प्रभाव की या कार्य की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। प्रभाव संकलन की नहीं है, बाकी तीनों की है। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विद्या की रचना है? यात्रा वृत्तांत है, समीक्षा है, कहानी है, ललित निबंध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान बहुआयामी रचनाकार मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। मोहन राकेश ने दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें आखिरी चट्टान में। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विद्या है? संस्मरण है, रिपोर्टाज है, कहानी है, आत्मकथा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्मरण है। भारत दूरदशा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या कुल कितनी है? 17। इंपोर्टेंट है, जो इस प्रकार है। पहले इसमें मौलिक नाटक दिए गए हैं। वैदिक हिंसा हिंसा ने भवती 1873 में। यह प्रेषण प्रकार का है। सामाजिक धार्मिक विसंगतियों पर व्यंग किया गया है। दूसरा नाटक है विषस्य विषमोदम 1876। भान एक पात्रीय नाटक है। बड़ौदा के गायकवाड़ की गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना इस पर आधारित है। तीसरा नाटक है प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी में। यह 4 अंकों की नाटिका है। इसमें काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र है। चंद्रावली है 1876 ईस्वी में। यह नाटिका है वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है। भारत दूरदर्शा 1880 नाट्य या रासक लास्य रूपक नाटक है। भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण स्वयं अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा इसमें की गई है। नील देवी 1881 ईस्वी में। गीति रूपक है जिसमें राजपुतानी आनबान एवं नारी व्यक्ति प्रतिष्ठा ऐतिहासिक गीति रूपक है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में। प्रेषण है राजा की मूर्खता अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंधेर नगरी नाटक में किस पर आधारित है? तो राजा की मूर्खता अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। सती प्रताप 1883 ईस्वी में। यह एक पौराणिक नाटक है। सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इसे याद करने की मौलिक जो नाटक है भारतेंदु जी के, मैंने इस तरह से याद किया। वैद ने विष दिया प्रेम में। वैद ने विष दिया प्रेम जोगनी को। चंद्रावली वैद ने विष दिया प्रेम जोगनी और चंद्रावली को, जिससे उसकी दुर्दशा मतलब भारत दुर्दशा से क्या हो गई? वह नीली पड़ गई, नीली हो गई। और नीली पड़ने पर क्या हुआ? उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अंधेरा छाने के बाद जब विष चढ़ गया बदन में तो अंधेरा छा गया, और अंधेरा होने के बाद क्या हुई? वो सती हो गई। तो वैद ने विष दिया प्रेम जोगनी चंद्रावली को, जिससे उसकी दुर्दशा नीली हो गई। नीली होने पर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अंधेरा छाने के बाद वह क्या हो गई? सती हो गई। तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक। अब है अनुदित नाटक। रत्नावली 1868 ईस्वी में। रत्नावली नाटिका जो संस्कृत और हर्ष के समय का ये नाटक। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में। संस्कृत के चोर पंचाशिकी का बंगला विद्यापति का हिंदी अनुवाद है, और ये बंगला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने इसके मूल नाटककार थे। तीसरा नाटक है पाखंड विठंबन 1972 ईस्वी में। प्रबोध चंद्रोस है, और इस नाटक में 3 अंक है संस्कृत भाषा में, और इसके मूल कवि कृष्ण मिश्र है। धनंजय 1873 ईस्वी में। धनंजय विजय पर आधारित संस्कृत भाषा में काचन कवि का ये मूल नाटक है। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी में। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में विशाखा दत्त। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में। मर्चेंट ऑफ वेनिस अंग्रेजी भाषा में, और इसके लेखक है विलियम शेक्सपियर। कपूर मंजरी 1875 में। कपूर मंजरी प्राकृत भाषा में राजशेखर द्वारा रचित। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में। चंड कौशिक बंगला छेमेश्वर। भारत जननी 1877 ईस्वी में। भारत माता, और यह बंगला भाषा में था। ये थे इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? तो भारतेंदु ने रत्नावली को देखा कि वह सुंदर है, और सुंदर होने का क्या करती है? पाखंड विडंबन करती है। किसके लिए? धन पे विजय पाने के लिए।
धन पे विजय पाने के लिए क्या करती है? धन उसके लिए क्या है? एक मुद्रा है जो दुर्लभ है और वह कपूर मंजरी के साथ सत्य हरिश्चंद्र भारत जननी को देना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहूँ रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण ले के हो जीव काना हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य से है? तो ऑप्शन थर्ड भ्रमर गीत दूत सूर सागर से ली गई पंक्तियां हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय भाषा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन टू मराठी नहीं है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा मराठी नहीं है। पूर्वी समुदाय की भाषा है उड़िया, असमिया और बंगला। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियों का वर्णन है? 17, 25, 6 या 9? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 17। ये 17 बोलियां इस प्रकार है। हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं। जैसे भारत में कुल 18 बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, कुमाऊनी, हड़ौती, राजस्थानी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? ऑप्शन ए 8, 2 6, 3 2 या 4? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 4। 4 कौन कौन से हैं? अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द सौष्ठव का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्द दो के भेद हैं। नंबर 1 सार्थक, नंबर 2 निरर्थक। सार्थक शब्द उन्हें कहते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। निरर्थक शब्द उन्हें कहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। रचना के आधार पर यानी कि बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिन्हें हम लिंग, क्रिया, संज्ञा के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जो के त्यों रहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 के भेद हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशज। सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है। च का संबंध किससे? तालव्य से। व का दंत्य, द का दंत से, क का कोमल तालव्य से और व का ओष्ठ्य से। ए का 2, बी का 1। पहला ही ऑप्शन इसमें सही बनेगा। च का तालव्य, व का ओष्ठ्य, द का दंत्य और क का कोमल तालव्य। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का है? पीताम्बर, पाप पुण्य, आजीवन और चौमासा। तो राइट आंसर होगा 1। पीताम्बर जो बहुब्रीहि का है। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है। चौमासा में है द्विगु समास, जिसमें पहला पद क्या होता है? विशेषण संख्या का होता है, द्विगु समास। और आजीवन में अविभाज्य समास, अविभाज्य समास। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में बताइए। ऑप्शन ए लड़कियां पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। तो इसमें होगा थर्ड आंसर से ही, लड़कियां पढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सैल का संबंध पहाड़ से, अंबु का नीर से, सदन का घे से और अनल का पावक से।
ए का 2, बी का 1। ए का 2, बी का 1, 2 ऑप्शन में। व्याख्या है सैल पहाड़, अंबु नीर, सदन गे, अनल पावर। मुहावरे दिए गए एक तरफ और एक तरफ उनका अर्थ। टांग अड़ाना यानी कि अड़चन डालना, आग में घी डालना क्रोध भड़काना, दाल न गलना वस न चलना, कान भरना चुगली करना। इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप बताना है। ऑप्शन ए राम से रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगी, या राम से रोटी नहीं खाई जाती। तो क्रमवाच्य में क्या होता है, कोई काम उससे नहीं किया जाता। तो राम से रोटी नहीं खाई जाती या राम के द्वारा रोटी नहीं खाई जाती। तो ये इसका क्या होगा ऑप्शन 4। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? बीसल देव, चंद्रबरदाई, जयशंकर प्रसाद या जायसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रबरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। किसके अनुसार हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? आचार्य शुक्ल जी के। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। दूसरा, पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। जो सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी में हुआ था तथा जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया। इस संस्करण में 69 समय खंड हैं तथा 16,306 क्या है इसमें छंद है। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो में 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है और इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोर और बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित है जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है जिसमें केवल 19 समय खंड है। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा संस्करण सबसे छोटा जिसमें केवल 1300 छंद है। रामचरितमानस की भाषा भोजपुरी, अवधी, ब्रज भाषा या मैथिली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अवधी भाषा। रामचरितमानस अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में रचना हुई। मानस में प्रशंसाकुल भाषा का प्रयोग है, कहीं कोमल तो कहीं कठोर वन योजना जो पूर्णतः रसानुकूल भी है। भाषा में अनुप्रासिकता एवं अलंकारिकता भी दिखाई पड़ती है। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन है। इस ग्रंथ में वे एक कवि के साथ साथ एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। रामचरितमानस में सर्वत्र समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। शैव और वैष्णव का समन्वय, निर्गुण सगुण का समन्वय, सब कुछ इस ग्रंथ में है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, कथन है इंपोर्टेंट, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो और उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। किसके बारे में कहा गया है? तुलसीदास के। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति किसके आश्रित कवि है? राज सिंह के, नरसिंह के, शिव सिंह के या कीर्ति सिंह के। तो राइट आंसर होगा शिव सिंह के। मैथिली भाषा में पदावली की रचना हुई और कीर्ति लता कीर्ति पताका उन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी। वे मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कविशेखर, अभिनव जयदेव के नामों से भी जाना जाता है। विद्यापति कैसे कवि थे? आदिकाल के श्रृंगारी कवि भी कहा जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है? 11, 9, 10 या 7। तो राइट आंसर होगा 7। रामचरितमानस में 7 कांड या सोपान है। इनका क्रम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड या उत्तरकांड। अयोध्याकांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। बिहारी ने करीब कितने दोहे की रचना की? 2000, 5000, 8500 या 7000। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 7000।
बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ सतसई है। यह गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरूप सम तक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित एक विधि रत्नमाला है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका, भेद, ध्वनि, वक्रोन्ति रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे। यह सतसई परंपरा की एक उज्जवल कड़ी है। सतसई के अंतर्गत अलंकारिक चमत्कार और भाव सौंदर्य दोनों ही हैं। इसमें ध्वनि काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। भारतेंदु के युग के साहित्यकार नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद और ठाकुर जगमोहन सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रेमचंद। प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं, जबकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन टू कृष्णा, ऑप्शन सी रतन सेन, ऑप्शन फोर मनु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, मनु। कामायनी में का प्रकाशन वर्ष 1935। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य है, जिसने 15 सर्ग और कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। प्रमुख पात्र में श्रद्धा, इड़ा, मन्नू और आदि। इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन ए ग्रंथी, वीणा, परिमल या पल्लव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, परिमल। ये सुमित्रा नंदन पंत की काव्य विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। नंबर 1 छायावादी, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। प्रगतिवादी है युगांत 1936, युगवानी 1939, ग्राम्य 1940। अंत चेतनावादी रचनाएं स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगपथ 1949। नव मानवतावादी रचनाएं हैं उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अमिता 1955, लोकायतन 1964। चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन। सुमित्रा नंदन की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। किसे? सुमित्रा नंदन पंत जी को। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है। पंत जी को संवेदनशील, इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप में अरबी दर्श से प्रभावित थे। धूमिल की रचनाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, शहर अब भी संभावना है, वह एक पतंग अनंत में, महाप्रस्थान में प्रसाद पर्व, चांद का मुंह टेढ़ा और साहित्यिक डायरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे। धूमिल की रचनाएं हैं संसद से सड़क तक का प्रकाशन 1972, कल सुनना मुझे 1976 और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। श्रद्धा का नामक पात्र किस महाकाव्य से संबंधित है? कामायनी से, साकेत से, प्रिय प्रवास या गोदान। तो राइट आंसर होगा कामायनी। श्रद्धा शक की प्रमुख विशेषता है। छायावादी सौंदर्य चित्रण, नारी की सुंदरता का सूक्ष्म वायु चित्रण जिसमें स्थूलता का भाव है। नारी के आंतरिक गुणों का वर्णन किया गया। कामायनी की दार्शनिकता, प्रतिभिज्ञा, प्रवृत्ति मार्ग को संदेश। नारी पुरुष की प्रेरक शक्ति उसे कर्तव्य बोध कराती है। श्रद्धा मनु को नवीन मानव सृष्टि का विकास करने की प्रेरणा देती है। प्रसाद जी ने श्रद्धा के माध्यम से विश्व मंगल की कामना की है। वरदान उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद, भीष्म साहनी, कमलेश्वर या यशपाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। ग्रामीण जीवन अभाव की ओर दृष्टि डालने वाला वरदान प्रेमचंद का एक सामाजिक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी में हुआ था। यह मध्यम वर्ग जीवन से संबंधित उपन्यास है। इस उपन्यास में प्रेम तथा बेमेल विवाह की चर्चा का वर्णन है। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यशपाल।
यशपाल कहानी लेखक, पर्दा जो कहानी लेखक है यशपाल। यशपाल की अन्य कहानियां हैं पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्माविरत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, उत्मी की मां 1955, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, नरेश मेहता या धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 मोहन राकेश। ऑप्शन सेकंड सही है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं और इनके नाटक इस प्रकार हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 ईस्वी में, यह ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पुरुष पात्र है कालिदास, विलोम, मातुल और दंतुल। स्त्री का पात्र है अंबिका और मलिका। लहरों के राजहंस 1963, ये भी ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पुरुष पात्र है नंद, श्यामांग और आनंद। स्त्री पात्र में सुंदर नरी और अलका। आधे अधूरे में 1969 ईस्वी प्रकाशित हुआ। इसमें पात्र है महेंद्रनाथ, सिंघानिया, अशोक और सावत्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? ध्वनि को, अलंकार को, वक्रोक्ति को या रीति को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अलंकार को। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा इसमें संदेह अलंकार है। रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? 22, 18, 8 या 16? तो ये क्या है? चौपाई है। और चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। यहाँ पे 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 और 2। अब गिन लेंगे 2 और 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13 और 2 13, 14, 15 और 16। तो ये 16 मात्रा होगी, यानी कि ये चौपाई छंद है। ऑप्शन 4 सही है। यह मात्रिक सब मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में 2 गुरु वर्ग होते हैं और अंत में जगन और तगन का आना वर्जित है, जैसे रामदूत अतुलित बलधामा। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको है? प्रेमचंद को, नगेंद्र को, देवकी नंदन खत्री को या ओम प्रकाश वाल्मीकि को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, देवकी नंदन खत्री को। देवकी नंदन खत्री के अन्य उपन्यास हैं चंद्रकांता 1888, चंद्रकांत सतती, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदान 1913 और भूतनाथ क्या था इनका अधूरा उपन्यास है 1907। श्रीश के फूल नामक रचना की विद्या है, उपन्यास है, नाटक है, काव्य है, ललित है? तो राइट आंसर होगा ये ललित निबंध है। श्रीश के फूल हजारी प्रसाद द्वारा लिखित निबंध है और इनके अन्य निबंध है कल्पता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, फुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972, अशोक के फूल, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, देवदारू, घर जोड़ने की माया। इनमें से सत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। रविन्द्रनाथ त्यागी, श्री लाल सुख, नयन कोहली या बाल मुकुंद गुप्त? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बाल मुकुंद गुप्त व्यंग्यकार नाटक व्यंग्यकार कवि नहीं है। महादेवी वर्मा की गोरा गाय किस विद्या की रचना है?
ललित निबंध है आत्मकथा, व्यंग या रेखा चित्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रेखा चित्र। आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुधगुप्त। क्वेश्चन नंबर 40, सुंदर कांड में प्रमुख पात्र हैं हनुमान, भरत, कैकेयी या लक्ष्मण। तो राइट आंसर होगा हनुमान। ई स्वर के उच्चारण जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ई अग्रभाग। निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। अवधी कहाँ पर बोली जाती है, इलाहाबाद में, ब्रज मथुरा में, भोजपुरी मुंगेर और मैथिली बनारस। आंसर होगा फोर्थ, ए में फोर्थ। अवधि कहाँ पर है, इलाहाबाद में, ब्रज मथुरा, भोजपुरी बनारस और मैथिली मुंगेर में बोली जाती है। खड़ी बोली के जन्म का समय कब से कब तक माना जाता है, 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास, 800 या 500। तो राइट आंसर होगा 1000 ईस्वी के आसपास। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक, वैदिक संस्कृत 2000 ईस्वी से 800 ईस्वी तक, संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत 800 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, पाली प्रथम प्राकृत 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक और द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का तृतीय प्राकृत के नाम से जानते हैं, 500 ईस्वी से 100 ईस्वी तक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिए। पाली किस धर्म की भाषा है, तो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म की। पाली का अर्थ बुद्ध वचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई। त्रिपिटकों की संख्या 3 है जो निम्न प्रकार है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इति प्लस आदि, इत्यादि में यह कौन सी संधि है, वृद्धि, गुण, अयादि या यन। तो राइट आंसर होगा यन संधि। यन संधि, यन संधि की पहचान है, जैसे मान लो यन संधि में ये आ जाए, रे आ जाए और वह शब्द आ जाए और इनसे पहले क्या आ जाए, आधा तय, आधा वर्ण, तो वहां पर आंख बंद करके लगा दो, यन संधि है। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे देख लेना। आधा वर्ण आया हुआ है, इति प्लस आदि इत्यादि, संख्य यह शब्द आया हुआ, इसमें भी यह आया और यह के पहले क्या है, आधा वर्ण। नधु, उर्मी, देव्योज यह शब्द आया, वह यह। तो ये सब क्या है, इनके उदाहरण है। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके यन संधि का 1 नंबर पक्का। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए, रात, सांस, मोक्ता या मोती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मोती। सूची फर्स्ट और सेकंड को विराम चिन्ह बताना है, कौन सा है, अल्प विराम ए में 2, विस्मादि बोधक का है ये वाला चिन्ह है, अर्ध विराम और निर्देशक चिन्ह है ये। तो ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3 किस में है, ऑप्शन 2, ए का 2 बी का 4 सी का 1 और 3, ये कूट बनेगा। और यहाँ पे भी दिया हुआ है अल्पविराम, विस्मादि बोधक, अर्धविराम और आधा अल्प, ये बनता है और नीचे चिन्ह है। अशुद्ध वाक्य पहचानिए, राम ने एक किताब खरीदी, तो यही क्या है, गलत है, राम ने एक किताब खरीदी।
लड़की जाए ये वाक्य किस काल में है? पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, असंभाव भूत भविष्य काल या सामान्य भूतकाल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, संभाव्य भविष्यत काल में लड़की जाए। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभव भविष्यत काल कहते हैं। शायद चोर पकड़ा जाए। मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य सदिग्ध भूतकाल में होगा। मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था या मोहन ने पढ़ा? तो राइट आंसर होगा टू, मोहन ने पढ़ा होगा, सदिग्ध भूतकाल का है। मोहन ने पढ़ा होगा, बस छूट गई होगी। दूसरा, इनमें से जायसी की रचना नहीं है, पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती या आखिरी कलाम? तो राइट आंसर होगा थर्ड, इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती किसकी रचना है? इंद्रावती जायसी की नहीं है, जबकि पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, कैरनामा, मसलनामा और कनावत ये अन्य सभी रचनाएं किसकी हैं? जायसी की है। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नरपति नल्ला, चंद्रवरदाई, धनपाल या जगनी? तो राइट आंसर होगा नरपति नल्ला। नरपति नल्ला कवि ने 1155 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। यह मूलतः एक गे काव्य है। बीसल देव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह वियोग एवं पूर्ण मिलन कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया था। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ये पंक्तियां किसकी है? कबीर की। बिनु गोपाल बैरनी भई गुंज यह पद किसका है? केशवदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, कबीर? ऑप्शन थर्ड। रहीम किसके दरबार के कवि थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या भोजराज? तो राइट आंसर होगा अकबर। नदी के द्वीप की रचना किसने की? अगे ने। तो राइट आंसर होगा फोर। अगे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। अगे की चर्चित कविताएं निम्नलिखित हैं। असाध्य वीणा, कलगी, अगे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। अगे की चर्चित कविताएं निम्नांकित है, जैसे असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य और यह द्वीप अकेला। तो ये सब रचनाएं किसके कविताएं हैं? अगे की। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रश्मिरथी, भूमिजा, आत्मजयी या कामायनी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, भूमिजा। भूमिजा नागार्जुन द्वारा लिखित रचना है। इसमें राम कथा में सीता सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है। सीता नारी के उद्गम स्वाभिमान की प्रतीक है। सीता का परित्याग और नारी शोषण की व्याख्या का कथा है। निहार, रश्मि, नीरजा के काव्य संग्रह किनके हैं? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा? तो राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा। ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं। निहार है 1930, सांध्या गीत 1936, रश्मि 1932, यामा 1940, नीरजा 1935, दीप सखा 1942, सप्तपर्णा 1960। इसकी ट्रिक थी याद करने की। निहार से करेंगे निहार, तो नर नी, न, नीर और नी, ये तीन रचनाएं तो होगी, क्रम से याद हो जाएगी। निहार 1930, रश्मि 1932 और नीरजा 1935। दूसरी है सांध्या गीत, साया, साया, दीप, सप्तपर्णिका, साया, दीप, सप्तपर्णा।
ये भी क्या हो जाएगा आपका, क्रम से हो जाएगी। सांध्या गीत 1936, और या से यामा 1940, दीप सखा 1942 और सपना 1960। तो क्रम से हमारी रचनाएं भी होगी और ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है? प्रयोगवादी कवि, छायावादी कवि, व्यंग लेखक या आलोचक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, आलोचक के रूप में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है? कामायनी, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र या साकेत? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वन व्रतों पर आधारित है। सुमेलित करना है सूची फर्स्ट और सेकंड को। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र कुमार। तो प्रेमचंद का कौन सा है? शतरंज के खिलाड़ी, ए का 2। जयशंकर प्रसाद की है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? प्रेमचंद का हो गया शतरंज के खिलाड़ी, ए में 2। जयशंकर प्रसाद की है आकाश का दीप। भगवती वाजपेयी की रचना है निंदिया लागी। और जैनेन्द्र कुमार का है अपना अपना भाग्य। तो आज हम इसमें 60 क्वेश्चन रखेंगे और 60 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।